आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना। मुझे याद है साल 2020 का वो मार्च महीना था जब हमारे ऑफिस बंद हो गए थे। कोरोना था, लॉकडाउन की शुरुआत थी। लगने लगा जब ऑफिस और बिजनेस बंद हो जाएंगे तो धीरे धीरे तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा, नौकरियां जाएंगी, पलायन होंगे और लोगों की जो जमा पूंजी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लोग अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ने लगेंगे। अच्छा, कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। मार्च 2020 में शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स 41,000 पॉइंट छू रहा था वो नीचे गिरा, 25,500 पर आ गया। इसे कहते हैं क्रैश होना। लग रहा था कि शेयर मार्केट में तो अब पक्का और गिरावट होने वाली है। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ। मार्च खत्म होने के बाद जब हवाई जहाज तक उड़ान रोक चुके थे, सब नीचे आ गए थे, मार्केट ने उड़ान भरी, रॉकेट हो गया एकदम। 1 साल बाद करीब 52,000 अंकों तक पहुंच गया। अब एक और आंकड़ा है मेरे पास, इसे ध्यान से सुनिएगा, हमारे आपके काम का है। जिस मार्च 2020 में मार्केट गिरा, उस महीने उन डीमैट अकाउंट्स की संख्या 4 करोड़ 10 लाख थी, जिनका इस्तेमाल शेयर की खरीद फरोख्त में हम और आप जैसे आम लोग करते हैं। वहीं 1 साल बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया कि 1 करोड़ 40 लाख नए डीमैट अकाउंट खुल गए। इसके बाद अक्टूबर 2021 आया, 1 करोड़ 87 लाख फिर नए खुल गए। सवाल यह है कि मैं नंबर्स की बॉम्बार्डमेंट क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक आइडिया लग सके किस तरह सिर्फ पिछले 2 साल में लोग इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट की तरफ भागे चले आए। ऑब्वियसली मार्केट ने पिछले 2 साल में जिस तरह का रिटर्न दिया वो शानदार है, वही बड़ा कारण है इस रुझान का। पिछले 2 सालों की अगर बात कर लूं, 100% से ज्यादा रिटर्न है मार्केट का। लेकिन अब कुछ दिनों से सुस्ती है। रूस यूक्रेन का वॉर है, कच्चे तेल के दाम, रूस पर बैन लग गया, बहुत सारे कारण हैं इसके। सवाल ये उठता है कि अब मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर हैं, जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि पैसा बने, वो क्या करें? क्या मार्केट की अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है? क्या अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या जो हमने खरीदा था वो बेच देना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं। हमने आज तय किया कि मनी मैनेजर उसी पर हो जाए। तो स्वागत है आपका मनी मैनेजर में। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। मेरे साथ आज 2 एक्सपर्ट हैं। टीना जैन कौशल सर्टिफाइड फाइनेंस प्लानर हैं और बिजनेस टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर हैं। उनके साथ हैं राहुल ओबरॉय, ICFAI से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और बिजनेस टुडे मैगजीन में असिस्टेंट एडिटर हैं। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू नितिन। तो हमारा जो फॉर्मेट है, राहुल तो खैर पहली बार आए हैं, टीना हमारे साथ रहती हैं। हमारा फॉर्मेट कुछ यूं है कि हम इस हफ्ते की हेडलाइन पढ़ते हैं और आप लोगों से कमेंट लेते हैं। तो शुरू करते हैं। RBI की MPC बैठक खत्म हुई। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है। साथ ही GDP ग्रोथ प्रेडिक्शन को भी घटा दिया है। 7.8 थी, 7.2 हो गई है। इससे हम लोग क्या समझें? जी नितिन, आरबीआई ने फिर आज रेट अनचेंज नहीं कर रहे हैं, फिर उसने ग्रोथ को सपोर्ट किया है ओवर इन्फ्लेशन। तो ये जो खबर है ये रिटेल बोरोवर्स के लिए तो अच्छी है, क्योंकि उनके जो होम लोन है, ऑटो लोन है, वो तो अब नहीं जाने वाले। पर जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसका सीधा असर ये है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर नहीं बढ़ने वाला है, और आपका हम इन्फ्लेशन भी साथ ही साथ देख रहे हैं 6% की दर को पार कर चुका है। जो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न एफडी या स्मॉल सेविंग में है वो नेगेटिव में चला गया है। तो एक तरफ से आपका लोन तो नहीं बढ़ा, पर साथ में आपका जो एफडी और स्मॉल सेविंग की इंटरेस्ट रेट है वो भी नहीं बढ़ा। तो ये अच्छी खबर है और बुरी खबर भी है, आप जिस तरह से देखना चाहें।
बट नितिन, इसी बीच में अगर आप देखेंगे ना तो आरबीआई ने हिंट दिया है कि जो ग्रेजुअली जो लिक्विडिटी मार्केट में उन्होंने डाली थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और इसी की वजह से हमें जो आने वाली जो पॉलिसीज़ है, मे बी जो अगस्त की पॉलिसी है, हो सकता है वहाँ पे जो है 25 बेसिस पॉइंट का हमें जो है रेट हाइक देखने को मिल सकता है। दूसरी हेडलाइन, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय हो गया है, इसका ऐलान हो गया है। और ये जो डील है इसमें एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड की 41% हिस्सेदारी होगी। आमतौर पर हम देखते हैं कि बिजनेस फैलाया जाता है, ये तो ऐसा लग रहा है कि बिजनेस समेटा जा रहा है, ऐसा ही कुछ है क्या? तो नितिन, अगर हम बात करें कि बिजनेस समेटा जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी जो है बहुत टफ टाइम चल रहा है, फंडिंग का बहुत इशू रहता है। तो जो बैंक्स होते हैं उनको जो फंडिंग है मार्केट से सस्ते दामों में मिलती है। तो ये जो एक मर्जर है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, ये जो है इंडिया में एक फाइनेंशियल बेहेमोथ पैदा करेगा। मतलब हो सकता है कि अभी जो हमारी टॉप 3 कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक, जब इनका विलय हो जाएगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, तो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू एचडीएफसी जो है नंबर 2 या नंबर 1 पे भी आ सकती है। तो ओवरऑल ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अच्छी बात है। और जो लोन पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं, इस समय एसबीआई का जो लोन पोर्टफोलियो है वो लगभग 25 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। तो जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय होगा, मर्जर होगा, तो जो गैप है लोन पोर्टफोलियो का वो बहुत ही क्लोज आ जाएगा। तो इससे जो है इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा आगे। एक बात और ऐड करना चाहूँगी, ये रिवर्स मर्जर इसीलिए हुआ है कि आरबीआई ने जो एनबीएफसी के ऊपर हैं वो रेगुलेटरी टाइटनिंग कर दी है। तो हमने पिछले साल देखा था ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस का, आइलैंड एफएस का कितने घपले हुए थे। तो आरबीआई बहुत टाइट हो गई है, रेगुलेशन बहुत टाइट कर दिया एनबीएफसी के लिए। तो जो एडवांटेज हो रहा था एचडीएफसी के पास कि मेरे पास बैंक भी है, एनबीएफसी है, वो ख़त्म होता जा रहा था। तो उनका जो कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा था वो अब मर्जर नहीं हो रहा था, इसलिए हमने ये देखा कि उन्होंने रिवर्स मर्जर किया है। ओके। तीसरी हेडलाइन, रुचि सोया एफपीओ आ चुका है। शुक्रवार को 7% की तेजी दिखाई दी इसके शेयर में। इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं? तो जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ है आपको नियर टर्म में तो थोड़ा बहुत बुक कर लीजिए, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप पीछे 1 साल की बात करते हैं, लास्ट फरवरी से लेके पिछली फरवरी तक, आप कोई भी तेल ले लो जिससे आप तड़का लगाते हो अपने मसाला खाने में तो उसका जो प्राइस है ना एडिबल ऑयल का 30% तो बढ़ा ही बढ़ा है। कोई भी ले लो, चाहे मस्टर्ड ऑयल तेल हो, हाँ, सनफ्लावर ऑयल ले लो, कोई भी ले लो। सच है। तो जो अगर एडिबल ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, जो रुचि सोया है वो भी एडिबल ऑयल मेजर है कैटेगरी, तो हाँ, तो आगे जो है इसको फायदा बहुत देखने को मिल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी जो रुचि सोया का सपोर्ट कर सकती है आगे। तो लॉन्ग वेट एंड वॉच वाला मामला है। वेट एंड वॉच या लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। तो ये थी बिजनेस हेडलाइंस ऑफ द वीक। और अब बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ। पहला सवाल राहुल ये है, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसे नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है। ना हो तो ज़्यादा अच्छा। तो मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो मेरे जैसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में आना भी चाहते हैं, रोज़ रोज़ मार्केट की चाल भी नहीं देखना चाहते हैं, समझ भी नहीं आते हैं हमें चार्ट्स, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे खबरें आती हैं पता चलता है कि मार्केट जो है चढ़ रहा है, ऐसे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जब गिर जाए तो करें। फिर हम इंतज़ार करते हैं कि मार्केट गिर जाए तो करूँगा, लेकिन जब गिर रहा हो तो हिम्मत नहीं पड़ती, लगता है कि तो और पैसा ख़राब ना हो जाए। अभी जो सिचुएशन है, इतना अच्छा मार्केट चला और अब जो है फिर थोड़ा सा सुस्त है, हम लोग क्या करें? क्या ये शेयर बेच दें, रुके रहें, खरीद लेने चाहिए? तो पहला सवाल तो यही है, फिर आगे और बात करूंगा आपसे। तो नितिन, अगर जो मार्केट है ना, पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। अगर आप मार्केट का रिटर्न देखें पिछले 25 साल का, तो जो एनुअली जो रिटर्न दिया वो 10% से ऊपर का है, आपकी एफडी रिटर्न से भी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें पिछले 25 साल की, तो सबसे पहले जो हमें क्राइसिस देखने को मिला, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में, वहाँ पे भी मार्केट क्रैश करी थी, वहाँ पे भी लोगों के पैसे डूबे थे। तो उनमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान उनका हुआ जिन्होंने कर्जा लेके इन्वेस्ट किया था, जिसको हम लीवरेज बोलते हैं। बट जिन्होंने अपना पैसा लगाया और जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, उन्होंने मार्केट से काफ़ी पैसा बनाया। उसके बाद अगर हम लेटेस्ट जो ट्रिगर है हमारा कोविड का, वहाँ पे भी हमें मार्केट क्रैश देखने को मिला। तो वहाँ पे भी ज़्यादातर वही लोग फंसे जिन्होंने लीवरेज लेके लगाया। तो अगर आप उसके बाद जो रिकवरी की, जैसे आपने बात की थी स्टार्टिंग में, तो रिकवरी की पिछले 2 साल में जो रिकवरी हुई है, सेंसेक्स का रिटर्न है 100% का। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर मार्केट में अगर बने रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे और इसको जुए की तरह नहीं लेंगे, तो आप 100% पैसा बना के जाएंगे। और जो आप बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से कैसा रहेगा, तो जो फैक्टर्स हैं
काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल, इस समय जो है सबसे हॉट टॉपिक है। पिछले साल अपना हाई टच किया $130 का। उसकी वजह से आप देखो जो आपके गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलता है, आपकी पॉकेट इस समय खा रहा है वो, है ना। तो क्रूड ऑयल हो गया एक रीज़न उसकी। और जो क्रूड ऑयल हमारा बड़ा प्राइस, उसका रीज़न था ये रशिया और यूक्रेन का वॉर। उसके अलावा जो हम लोग काफ़ी सारा सामान रशिया और यूक्रेन से खरीदते हैं, तो उनके भी दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी मार्केट को वोलेटाइल रख रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा पहले क्या होता था, हमारी मार्केट जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करती थी। अगर वो लोग बेचते थे, वो लोग जो बाहर से पैसा लगाते हैं, हाँ, तो जो बाहर के जो बड़े बड़े निवेशक हैं जो करोड़ों और अरबों रुपए हमारे मार्केट में लगाते हैं, हाँ। अगर वो बेच देते थे तो मार्केट गिर जाती थी, अगर वो खरीदते थे तो मार्केट बढ़ जाती थी। बट अभी क्या है, अभी हम लोग आत्मनिर्भर भारत हो गए हैं, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में है। अगर मैं बात करूँ बीएससी की, तो बीएससी में इस समय 10 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड अकाउंट है, जो कि 2 साल पहले इसके आधे भी नहीं थे। 10 करोड़ रजिस्टर्ड अकाउंट उन लोगों के जो हमारे आपके जैसे हैं, हमारे आपके जैसे 1000, 2000, 10,000, 20,000 रुपये लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके पास भी रिटेल इन्वेस्टर से इतना पैसा आ रहा है। SIP आप फ्लो देखो, 11,000 करोड़ मेरे ख्याल से क्रॉस कर गया है। तो SIP जो फ्लो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये सब अगर हम बात करें तो इस समय हम लोग खाली FIs पे डिपेंड नहीं है, हम लोग, हमारा जो डोमेस्टिक फ्लो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। वो भी काफ़ी है। नहीं, SIP और इस पर तो मैं बात करूंगा। अभी जो मन में ख्याल आता है ना, और जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, वो ये है कि भाई जब भी दुनिया में कहीं कोई खलबली होती है, उसका असर मार्केट पर पड़ जाता है। जबकि आप जो कह रहे हैं अभी कि भाई बहुत ज़्यादा देसी इन्वेस्टर भी हैं हमारे आपके जैसे, इसके अलावा हमारे यहाँ के बैंक वगैरह भी हैं, तो हम पैसा लगा रहे हैं, हम ही कमा रहे हैं, ऐसा है। लेकिन जब बाहर कुछ हो जाता है तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कोरोना की पहली लहर में भी देखने को मिला, लेकिन अगर उसके बाद की 2 लहरों में देखें तो मार्केट का रिएक्शन कुछ और ही था, बढ़िया चल रहा था। इसका क्या कारण है? उसे तो गिरना चाहिए था। तो इसका जो रीज़न है, आप देखिए, जब कोरोना आया मार्केट जो है क्रैश हो गया, तो आधे से ज़्यादा तो इंडिया है वो घर बैठ गया, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, टाइम बहुत था, तो अपना ऑफिस का काम तो चल रहा है, बट स्पेयर टाइम भी है हमारे पास। तो हमने क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट का अकाउंट खोला और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे हमें काफ़ी पुश मिला, तो मार्केट जो है वहाँ से अच्छा चढ़ी, ऊपर चढ़ी। और नितिन, आजकल ना ये न्यू एज ऐप्स आ गए हैं, जीरोदा है, ग्रो है। आपको बस बैठे बैठे अपना पैन कार्ड देना है, आधार देना है, बैठे बैठे आप शेयर्स खरीद लेते हो आपको। और जो टीनेजर्स हैं, कितने टीनेजर्स हैं, हम अपने टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करते थे, बट ये ऐप है, ये टीनेजर्स अपनी पॉकेट मनी इसमें डाल रहे हैं। तो मिलेनियल यूथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया इन्वेस्टमेंट में। तो इसका कारण ये है कि डीमेट्स अकाउंट इतने बढ़ गए हैं, वही लोग हैं जो पैसा लगा रहे हैं। विमेन जो आज तक इन्वेस्टिंग नहीं कर रही थी, वो भी शेयर मार्केट में आ गई हैं। तो मेन एक रीज़न ये भी है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत इंप्रूव हो गई है इन सब चीज़ों की। बहुत तामझाम नहीं है, वो लाल फीता शाही थी, इससे बात करो, उससे बात करो, ऐसा नहीं है। एक ऐप डाउनलोड कीजिए और वो टिप्स भी देते हैं, थोड़ा बहुत जो जानता समझता है अंग्रेजी या कुछ भी, और वो उसके हिसाब से कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है, शायद आपने भी देखी है, जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट आ गए हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो वहाँ पर भी टिप्स देने वाले बढ़ गए हैं, तो एक माहौल भी शायद बना है। माहौल बन गया था। पर आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जब भी कहीं कुछ होगा गड़बड़ तो मार्केट गिरेगा। नहीं हुआ कोरोना में। अब जो वॉर चल रही है, जिसका आप कह रहे हैं कि जिसके कारण आप क्रूड के दाम अचानक बढ़े और फिर पेट्रोल डीजल के बढ़े, मार्केट उतना भी वॉलेटाइल नहीं है, अभी भी देखने को मिल नहीं रहा है, स्टेबल ही है। इसका क्या कारण है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा? यही जो आपने कहा। बिल्कुल, ये एक तो रीज़न है ही। तो जब हमारा कोविड में जब मार्केट लो गया था, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने काफ़ी लिक्विडिटी सपोर्ट किया था मार्केट को, तो उसकी वजह से मार्केट काफ़ी स्टेबल हो गया था। लिक्विडिटी सपोर्ट का मतलब है कि सरकार की तरफ से, सरल भाषा में मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारे सुनने वालों को भी समझ में आए जो मार्केट की भाषा नहीं जानते, सरकार ने अपनी तरफ से लोगों को पैसा दिया या राहत दी ताकि मार्केट से पैसा ना गायब हो जाए, वहाँ लिक्विडिटी बनी रहे। बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो हमारे जो सेंटीमेंट्स हैं वो स्ट्रांग हुए, जो कि अभी भी वैसे ही चलते हैं। कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, हाँ, कोई ऐसी मारामारी की बात नहीं है भाई। राइट। तो इंडियन इकोनॉमी जो है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग है इस समय भी। और राहुल, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना, जैसे ये स्पॉट्स आते हैं, जैसे 2008 का था एक टाइम जब मार्केट गिरा था, फिर ये कोरोना के टाइम गिरा था। तो उस वक्त जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, हम डर जाते हैं कि अब तो नीचे जा रहा है, हम बेच के निकल जाते हैं, बट वो टाइम शायद खरीदने का भी होता है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। बिल्कुल, ये ना एक नीजक रिएक्शन होता है। ये तो मतलब अगर
कोई इवेंट आ जाए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया तो उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगी, तो बहुत बड़ा इवेंट था। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, नीजक रिएक्शन होते हैं। हमें वहीं पर अपने एज एन इन्वेस्टर हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं। अगर जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ने 10% से ज़्यादा एनुअल रिटर्न दिया है, तो अगर हम लोग अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेंगे, बने रहेंगे, तो हमें अच्छा रिटर्न 100% देखने को मिलेगा। तो पर अभी जैसे इस पर और भी पूछूंगा आपसे एक दो बातें कि सही टाइम क्या है आने का मार्केट में, कोई अभी तक अगर नहीं आया। लेकिन अभी हमारी बात हुई कि आरबीआई ने कहा कि लिक्विडिटी कम कर देंगे, और अभी हम कह रहे हैं कि लिक्विडिटी की वजह से मार्केट जो है स्टेबल रहा, तो फिर इसका भी असर पड़ने वाला होगा। इसका मतलब लिक्विडिटी कम करने का मतलब है कि क्योंकि जो इन्फ्लेशन है इस समय आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो लिक्विडिटी कंट्रोल करेंगे तो जो कंज्यूमर के हैंड में जो पैसा है वो थोड़ा कम होगा, डिमांड थोड़ी कम होगी, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। इन्फ्लेशन अच्छा, मतलब एक सरल गणित है जो आप बता रहे हो कि भाई जब डिमांड ज़्यादा होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। जब सरकार या आरबीआई कुछ मेजर्स लेते हैं, कुछ स्टेप उठाते हैं, पैसा कम हो जाए लोगों के हाथ से, तो वो खरीदने की हैसियत में रहते नहीं। राइट। और जब वो खरीदने की हैसियत में नहीं तो जाता ही नहीं मार्केट में, तो सब अपने आप डिमांड कम हो जाती है। तो कोरोना में यही तो इस तरह से महंगाई कम करती है सरकार। बिल्कुल। कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में क्या हुआ, सबकी जेब में पैसे भर दिए डिमांड बढ़ाने के लिए, बिकॉज कंट्री को सपोर्ट करना था। बिल्कुल। ओके, तो मतलब अब लिक्विडिटी कम भी अगर करेगी धीरे धीरे सरकार, तो महंगाई को कम करने के लिए। लेकिन मैं फिर यही पूछ रहा हूँ राहुल कि इससे मार्केट पर तो फर्क पड़ेगा ही ना। मार्केट में फर्क अभी अगर आप देखो पिछले 2 साल में मैंने बोला कि 100% रिटर्न है। और इस समय मार्केट स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि जब भी इतना हैवी रिटर्न देखने को मिलता है, उसके बाद एक फेज ऐसा आता है जब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है। और जैसे आप बोल रहे हो कि जो खरीदा बेच देते हैं। हाँ, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इसका इफेक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। इसका इफेक्ट अगर मैंने जैसे एनालिस्ट से बात किया, कम से कम 8 एनालिस्ट से मैंने बात किया, उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है कि इस साल का जो रिटर्न है, जो इजी मनी हमने बनाई है पिछले 2 साल में, उसका टाइम चला गया फिलहाल तो। ठीक है। तो जो रिटर्न आएगा 5% से लेकर 10% या 12% तक का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो मार्केट देगी तो पॉजिटिव रिटर्न इस साल भी, बट उतना रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो 2 साल जो मैंने एक भूमिका पढ़ी कि भाई इतना इतना रिटर्न आया, वो जो एक लॉटरी पीरियड था, अब वो चला गया। रिटर्न तो आएगा, कम आएगा। तो ये है कि बेचकर भागे ना, बल्कि रुककर देखें। और ये महंगाई के फैक्टर, वॉर वगैरह होती रहती है, इतना एकदम भरोसा नहीं खो देना चाहिए कि अरे यार ये तो हमने सोचा था कि अभी बेच के निकल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है क्या होगा नितिन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडेक्स को देख के चलते हैं कि इंडेक्स गिर गया, मार्केट बहुत खराब है। आप ये देखो कि किसी ना किसी शेयर में, किसी ना किसी सेक्टर में हमेशा बुल रन रहता ही रहता है। वो आपको स्पॉट करना है। फॉर एग्जांपल शुगर सेक्टर की बात करूं तो पिछले 2 साल में 1000% तक का रिटर्न दिया है। केमिकल सेक्टर पिछले 8-10 साल में स्टार सेक्टर है, कोई ऐसा स्टॉक नहीं होगा जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो बुल रन हमेशा किसी ना किसी स्टॉक में, किसी ना किसी सेक्टर में हमेशा रहता है। वो बुल रन बोले तो कि वहां पर लगातार आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो लगातार ऊपर जा रहा है। बिल्कुल सही बात। तो आप वहां पैसा लगा दें उस सेक्टर में जो आपने कहा कि एक तो केमिकल और एक चीनी वाला, यानी ये कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आप इनमें पैसा लगाएं, वेट करें। एग्जाम्पल है। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो सबका जा रहा होगा। सेंसेक्स तो मिला जुला के एक हिसाब है भाई, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का सूचकांक। तो रुकना चाहिए और स्पॉट करना चाहिए, देखना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए कि किस किस सेक्टर में। और अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उनमें पैसा लगा सकते हैं, वो हमेशा अच्छा पैसा देंगी। पर टीना, मेरा सवाल ये है जो बहुत सारे दोस्तों का है, भाई हमें तो ऐसा कोई टाइम बताओ जब पैसा लगाना चाहिए, कब लगाएं वो पैसा? ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता नितिन कि जब पैसा लग सकता है आपका। तो इसके लिए सीधा और सिंपल मैं उपाय बताती हूँ कि SIP आप शुरू कर सकते हैं। SIP माने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ही यही है कि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, तो हम मार्केट को कैसे अप्रोच करें। तो मार्केट को अप्रोच करने के लिए आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाइए मार्केट में। जैसे आपने 10 तारीख चुन ली कि मेरी सैलरी आती है 5 तारीख तक, मैं 10 तारीख तक हर महीने 5,000 रुपये लगा दूंगा। तो एक महीना हो सकता है मार्केट अप है, दूसरे महीने डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है। तो आप अपनी कॉस्ट को ना एवरेज कर लोगे, एक आपकी एवरेज कॉस्ट अच्छी आ जाएगी। तो टाइमिंग आपकी बेटर हो जाएगी कंपेयर टू आपने जैसे मार्केट एकदम पीक पे था तब लगाया था, फिर उसके बाद डिप हो गया, फिर आप कहोगे मेरा पैसा नहीं बना। या फिर आपने एक ही डिप पे लगाया था, उसके बाद आपको एक साथ रिटर्न मिला, फिर बाद में शायद ना मिले। तो हम हमेशा सिप के थ्रू एवरेज आउट कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच अच्छा है। ये आपकी सलाह है बेसिकली कि भाई अगर किसी के मन में ये भ्रम है कि मैं अब लगाऊं ना लगाऊं, मुझे ज्यादा समझ नहीं, तो आप SIP कीजिए। मैं इसमें ऐड करूंगा एक ही लाइन में, आज ही सही समय है, कल कभी नहीं आता।
तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो अभी शुरू करो, इसी समय शुरू निकालने का सही समय कब है फिर? निकाल आपको डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, आपने अगर पैसा जोड़ना है अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, तो उसी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे ना। अगर आप मुझे बोले कि मेरे को 6 महीने बाद अपनी बेटी की शादी करनी है, आज इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं होता। आपके पास टाइम फ्रेम होना चाहिए पूरा। हाँ, मतलब ये होना चाहिए कि भाई मेरी बेटी की शादी, अच्छा ऐसा देखने में ऐसा लगता है बेटी की शादी बस मैं ही करूंगा। मतलब बेटी भी कुछ करेगी, बाकी लोग भी करेंगे, लेकिन जैसे मैंने तय किया, हिंदुस्तानी समाज इस तरह से सोचता है। तभी मैंने एग्जांपल दिया। हाँ, आपने सबसे बड़ा एग्जांपल वही दिया, बेटी की शादी। और भी गोल्स हो सकते हैं उसमें। हम ये सोचें कि भाई मुझे कार खरीदनी है, जैसे मैं 5 साल बाद खरीदूंगा, अभी नहीं ले रहा हूँ, तो मैं 5 साल के लिए SIP कर दूं, जैसे टीना कह रही है। अगर मुझे बहुत समझ नहीं है और मैं 5 साल बाद उसे पैसे को वापस ले लूँ, कार खरीद लूँ। सिंपल तो लग रहा है सुनने में, लेकिन उसमें ना वो जो आता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो भी सब्जेक्ट है मार्केट रिस्क का, तो ये भी बता दीजिए। इसमें तभी फायदा है कंपेयर टू स्टॉक्स जो राहुल कह रहे हैं, इसमें एक ही स्टॉक में निवेश करते हो, और म्यूचुअल फंड में आप एक बास्केट में निवेश करते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो जो रिस्क एलिमेंट है ना, वो स्टॉक से मैं कहूँगी कम है। तो अगर आपको अपना रिस्क प्रोफाइल चाहिए पता है, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसको जान के आप निवेश कर दीजिए। यानी कि अगर मैं सीधा शेयर मार्केट में जाना चाहूँ तो मेरे पास सलाहकार की सलाह होनी चाहिए, या मेरा होमवर्क होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा चल रहा है क्या, ये कंपनी अच्छी जा रही है, मैं इसके शेयर खरीद लेता हूँ। तो किसी एक कंपनी का शेयर खरीदना या किसी एक सेक्टर में जाना भी रिस्की है। इसके मुकाबले हम जो है SIP कर लें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पहले से सलाहकार बैठे भी होते हैं। कुछ जगह तो आपको ऑप्शन मिलता है, आप सलाहकार से करा लीजिए। तो वो अलग अलग आपके जो अंडे हैं अलग अलग टोकरियों में डालते हैं, सो दैट एक टोकरी अगर गिर जाए, अंडे फूट जाए, तो बाकियों में बचे रहें। तो ये तो है बेस्ट। लेकिन मैंने सुना कि इतना भी आसान नहीं है SIP, वहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहाँ भी जाके आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो मोर देन 2000 ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर सलाह की जरूरत पड़ेगी। नहीं, पर सिंपल अप्रोच रखिए ना। पहले अपना रिस्क प्रोफाइल जान लीजिए कि आप अपने आप को तो समझते हैं ना कि मुझे क्या चाहिए। पहले अपने आप को समझिए, मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मुझे मतलब मैं कितना पैसा खो दूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो आप कहोगे मैं स्मॉल कैप में जाऊंगा, मैं कहूँगी नहीं भाई मुझे इतना नहीं लगाना। स्मॉल कैप बोले तो स्मॉल कैप छोटी छोटी कंपनीज जो होती हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है, ऐसा होता जो है छोटा, हाँ, ऐसा होता है कि हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं उसमें मोर देन 5,000 कंपनीज लिस्टेड हैं। अगर मैं BSE की बात करता हूँ, अच्छा, तो जो टॉप की 100 कंपनीज है ना, उनका मार्केट वैल्यू वो लार्ज कैप होती है, और 101 से लेके 250 तक मिड कैप होती है, और 251 से लेके जितना बच गई वो सब स्मॉल कैप होती है। वो सब छोटे निवेश की कंपनियां हैं, कम पैसा, छोटी मार्केट वैल्यू की कंपनी, जिसको सेग्रीगेट करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें यह है कि किस में जाऊं, कहाँ जाऊं। तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल करना है, फिर अपनी कैटेगरी करनी है। आपको समझ में आ गया मैं लार्ज कैप में जाना चाहती हूँ, मुझे जो टॉप कंपनीज हैं इंडिया की, जैसे इन्फोसिस है, टाटा है, जो निफ्टी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मुझे उसमें ही लगाना है। तो आप कहेंगे कि मुझे लार्ज कैप में जाना है, तो लार्ज कैप ने आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आप किसी भी एजेंट के पास जाइए या फिर कंपनी के पास जाइए, सबके पास एक लार्ज कैप फंड होगा उनका, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर उसके एक बार आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें फर्दर ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि मुझे ग्रोथ चाहिए कि डिविडेंड चाहिए। तो सिंपल भाषा में कहूँगी हमेशा ग्रोथ में जाइए, क्योंकि डिविडेंड आपका पैसा वापस दे देता है, ग्रोथ में आपका री इन्वेस्ट हो जाता है डिविडेंड। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड चूज़ कर लिया तो उसके अंदर ग्रोथ ऑप्शन में जाइए, और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा डायरेक्ट ऑप्शन में क्लिक करिए। अगर एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आपका रेगुलर ऑप्शन होगा। डायरेक्ट में आपको 1%, वहाँ भी डायरेक्ट और रेगुलर करके 2 ऑप्शन मिलेंगे। हाँ, डायरेक्ट में अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1% एक्सपेंस कम लगता है, तो आपका मुनाफा हो जाता है। 1% रिटर्न ज़्यादा ही हो गया ना अगर आपका 1% एक्सपेंस कम कटेगा। तो छोटी छोटी बातें जिसको आप बहुत आजकल फिनेंशियल, हमारी वेबसाइट ही है बिजनेस टुडे की, और बहुत सारी वेबसाइट्स खुल गई हैं जो आपको एजुकेशन दे रही है इस बारे में। तो अगर आप ठीक से फंड चूज़ करें तो आप बहुत ईजिली निवेश कर सकते हो। मैं फिर से कहूँगी निवेश बहुत ईजी हो गया आज की तारीख में, सब ऐप्स खुल गए, सब कुछ है। इतना नहीं है, बस आपको टाइम निकालना है निवेश करने के लिए। आपने बिजनेस टुडे का विज्ञापन कर दिया तो मैं सोच रहा हूँ मनी मैनेजर का कर लूँ। मनी मैनेजर में हमने पुराने एपिसोड्स में काफ़ी कुछ बातें इस पर की हैं, लेकिन अभी मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी है। आप दोनों एक्सपर्ट हैं, ठीक है, मुझे मार्केट में जाना है और मैं इसके थ्रू जाऊँ, उसके थ्रू जाऊँ, मतलब SIP के थ्रू जाऊँ, डायरेक्ट जाऊँ, वो अपनी जगह है। लेकिन सेक्टर्स का बोलबाला बहुत सुनते हैं हम, न्यूज़ चैनल्स सुनते हैं जब, बिजनेस चैनल्स वगैरह ये वो, तो सेक्टर पर बहुत जोर होता है। कई बार मौसम जिस तरह बदलता है उससे भी कुछ सेक्टर्स ऊपर चढ़ते हैं, कुछ नीचे गिरते हैं। अगर मैं आज की तारीख में बात करूं कि हम आज बात कर रहे हैं, किन सेक्टर्स की तरफ जाना चाहिए, किन से थोड़ा बच के निकलना चाहिए फिलहाल?
फिलहाल जैसे मैंने अभी बताया कि शुगर सेक्टर इस समय जो स्टोरी है वो पूरा चेंज हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस ना इथेनॉल पे है इस समय। तो जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में, तो इनकी जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स है वो बढ़ेगी। तो एनालिस्ट का मानना है कि जो शुगर कंपनीज हैं इनका जो प्रॉफिट है 30 से 40% एनुअली ग्रो कर सकता है 2024 के बाद। और ये जो सारी की सारी कंपनीज हैं ये कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही हैं इथेनॉल के लिए। तो ये एक शुगर सेक्टर जो है इस समय अच्छा दिख रहा है लोगों को। केमिकल जो है, बिकॉज China+1 जो स्ट्रेटेजी है, चाइना से जो कंपनीज बंद हो रही हैं इंडिया में ओपन हो रही है, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स चाइना वो केमिकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो केमिकल सेक्टर एक फोकस में है। उसके अलावा अगर हम लेटेस्ट बात करें तो जो अभी स्काईमेट का एक प्रेडिक्शन आया था कि जो मानसून है नॉर्मल हो सकता है, तो उसकी वजह से जो रूरल थीम्स हैं, तो रूरल थीम्स पे जो सेक्टर्स डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर हो गए, और हमारे जो ऑटोमोबाइल हो गया। ऑटोमोबाइल अभी तो फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट मे बी इसकी वजह से अगर रूरल जो हमारा हिंटरलैंड है वहाँ की इनकम बढ़ती है, तो हो सकता है कि वहाँ से इन सेक्टर्स को भी बूस्ट देखने को मिल सकता है। केमिकल और शुगर आप कह रहे हैं? केमिकल, शुगर एंड आपका ऑटोमोबाइल। और राहुल, ये कमोडिटी प्राइसेस भी तो अब जा रहे हैं आजकल, तो वहाँ पे भी निवेश करना चाहिए। जैसे सीमेंट है, ये पेंट के मैं देख रही थी कल दाम भर गए। सीमेंट का जो सेक्टर है, सीमेंट एज अ सेक्टर अच्छा दिख रहा है, बिकॉज शुरू के जो 2-3 महीने थे साल के, उसमें वो करेक्ट किया था, और कंपनीज जो है प्राइस हाइक कर रही हैं। आप पूरे इंडिया में अब देखिए 2-3% प्राइस हाइक होता जा रहा है सीमेंट में। तो सीमेंट भी एक जो है सेक्टर है वो अच्छा दिख रहा है इस समय। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता होगा, लोगों को खबरों पर नजर रखनी होती होगी। बड़ा कठिन तो है कि सरकार कोई स्कीम लाई कि भाई अब मकान बनेंगे, तो सीमेंट का सेक्टर अचानक जो है चढ़ गया। पैसा नहीं है, लोग मकान नहीं बना रहे, तो गिर गया। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनसे बचना चाहिए, उनका भी नाम ले लीजिए बेशक। बचने के लिए इस समय जो है FMCG से लोग अभी मना कर रहे थे, जो एनालिस्ट हैं वहाँ पे अभी कोई ऐसा पॉजिटिव कॉल नहीं आया FMCG को लेकर। तो क्यों ऐसा है? FMCG तो बढ़िया चलना चाहिए, खाना पीना तो कहाँ बंद होता है। तो FMCG को लेके अभी कोई इतना पॉजिटिव कॉल नहीं आ रहा है, बिकॉज जो रूरल डिमांड है वो अभी थोड़ा वीक है, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब वहाँ से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं FMCG से। हमारे एक मित्र हैं कपिल देव सिंह, वो साउंड मिक्सिंग करते हैं हमारे यहाँ। वो ये पूछ रहे थे कि अगर कोई प्रोडक्ट हो, उसका जो MRP है, दाम है, किसी कंपनी ने उसे बढ़ा दिया, क्या इससे भी कोई फर्क पड़ता है शेयर वेयर पर? प्राइसिंग से जो फर्क है हमें ऑटो पे देखने को मिलता है और सीमेंट पे देखने को मिलता है। अच्छा। बट ये बड़ी शॉर्ट टर्म फेनोमेना है। अभी तो ऐसे मैंने आजकल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ कंपनियां जो हैं गाड़ी महंगी करने वाली हैं। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि उनके रॉ मटेरियल भी महंगा हो उनका ना गया, आपको तो बैलेंस सेमीकंडक्टर नहीं है। हाँ, तो उनको ऑपरेटिंग बैलेंस शीट प्रॉफिट देखना होगा उनका सेम ही रह रहा कि जो होगा। एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। एक्सपेंडिचर अगर नहीं बढ़ रहा और प्राइस बढ़ा रहे हैं तो वो तो फायदे वाली बात है। अच्छा, बट अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लागत भी यदि बढ़ रही है तो वो दाम भी यदि बढ़ा दे तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो मार्जिन है वो नहीं बढ़ेंगे ना उसमें। कंपनी के मार्जिन बढ़ने चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके मार्जिन मुनाफा बढ़ना चाहिए। हाँ, तो आपको फर्क पड़ता है शेयर मार्केट पे, नहीं तो फिर वहीं की वहीं बात है। अच्छा राहुल, ऐसे तो खैर बहुत सारे टिप्स होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, आप कहाँ तक जवाब देंगे? हम धीरे धीरे सब कुछ पूछेंगे आगे के एपिसोड्स में भी कि जो नए लोग हैं वो किस पर ध्यान दें, क्या ज़्यादा उनके फोकस में होना चाहिए। पर एक चीज़ है, मनी मैनेजर करते हुए मैंने देखा कि अक्सर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये रिस्क फैक्टर तो है ही मार्केट में, तो आपको जब भी आप इन्वेस्ट करने आए कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। सारा पैसा एक जगह ना लगा दें, एक ही सेक्टर में ना लगा दें, एक ही कंपनी में ना लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अप्रैल का महीना है, शुरू हो चुकी है, नए वित्त वर्ष की शुरुआत है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी व्यक्ति को अब निवेश करना है तो वो क्या फोकस करे, पोर्टफोलियो उसका कैसा होना चाहिए, भाई मैं कहाँ कहाँ करूँ सो दैट उसका रिस्क जो है कम हो जाए। ओके नितिन, जैसे कि आप पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे हैं मेरे से, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने नवीन कुलकर्णी जो एक्सिस सिक्योरिटीज से हैं तो उनसे कुछ बात की थी और एक स्टोरी फाइल की थी। तो उसमें उन्होंने मुझे कुछ फिगर्स बताई थी कि अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उनके पास टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इक्विटी में अपना 90% तक का पैसा लगा सकते हैं और डेट में और गोल्ड में 5% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर कोई ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर है तो 70% अपना वो इक्विटी में लगा सकते हैं, 15% डेट और गोल्ड में लगा सकते हैं। और अगर बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है तो बैलेंस मतलब तो कि आप बैलेंस रखेंगे तो 50% इक्विटी और 35% आपका चला जाएगा डेट में और 15% गोल्ड में। और अगर आप कंजर्वेटिव में रिस्क कम लेना चाहते हैं तो इक्विटी तो काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, तो इक्विटी का जो पोर्शन है काफ़ी कम हो जाता है इसके अंदर, 20% इक्विटी सिर्फ और 70% डेट, मतलब अगर फिक्स डिपॉजिट है आपके पास तो उसमें आप पैसे लगा सकते हैं, और गोल्ड में 10%।
और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसको हम रिस्क एवर्स बोलते हैं, तो इक्विटी 0% हो जाता है इसके अंदर, और डेट और गोल्ड में 70% और 30% में अपना पैसा डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो का एक कॉमन स्ट्रेटेजी है पोर्टफोलियो बनाने की, जो कोई भी फॉलो कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये है कि आप अपना पैसा जो है किस किस जगह पर कैसे कैसे लगा रहे हैं, ये एक तरह से आपके जैसे पोर्टफोलियो आप बनाते हैं वैसा ही है। पोर्टफोलियो एक भाषा हो गई। जब आप इक्विटी कहते हैं तो उसका मतलब है स्टॉक मार्केट, बिल्कुल स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार जिसकी हम बात कर रहे थे। और जब आप कहते हैं डेट मतलब फिक्स डिपॉजिट या कोई भी डेट म्यूचुअल फंड जो आते हैं हमारे, इसके अंदर डेट म्यूचुअल फंड में टीना हमें ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। तो अब ये पूछूंगा। और गोल्ड और सिल्वर और ये और वो तो सबको पता ही है। हाँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिन्हें नहीं मालूम वो एक बार उनको समझ में आए कि हम क्या कह रहे हैं। हाँ, तो इक्विटी जैसा उन्होंने बोला स्टॉक है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स भी एक ऑप्शन है। तो म्यूचुअल फंड में आपके लार्ज कैप फंड्स हैं, मिड कैप हैं, स्मॉल कैप है और सेक्टोरल फंड भी हैं। जैसे मुझे केवल आईटी कंपनीज में निवेश करना है, जैसे सेक्टर्स की बात कर रहे थे, फार्मा का है, आईटी का है, तो आप सेक्टर्स में भी निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स होते हैं कि मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं है कि लार्ज कैप स्मॉल कैप, मुझे तो बस जो सेंसेक्स निफ्टी है उसका मिरर करके बता दो, उतना रिटर्न आ जाए। तो इंडेक्स फंड्स हैं, ETF हैं, वो आपको जितना सेंसेक्स और निफ्टी रिटर्न देती है उसको मिरर करके उतना ही रिटर्न दे देते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। डेट फंड में जाएंगे तो अगेन आपके शॉर्ट टर्म डेट फंड हैं, लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं। शॉर्ट टर्म आपके स्मॉल जिनका टेन्योर होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब में पैसा लगाते हैं। और जो लॉन्ग टर्म है जिनका ईल्ड कम से कम 10 साल का है, टेन्योर 10 साल का है, उसमें जाते हैं। तो आपको अपनी नीड आइडेंटिफाई करनी है कि मेरी नीड क्या है, तो उस हिसाब से आप डेट फंड में भी पैसा लगा सकते हो और शॉर्ट टर्म। और गोल्ड एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बहुत अच्छा हेजिंग है। जब भी इन्फ्लेशन जाता है तो आपके हेज करने के लिए गोल्ड एक अच्छा सपोर्ट देता है आपके पोर्टफोलियो को। तो जैसा राहुल ने कहा, उसको कम से कम 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। और अभी गोल्ड की आशंका है कि रेट ऊपर ही जाएंगे, और US यूक्रेन और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है उसके कुछ कारण आशंका कह रहे हैं, कुछ उम्मीद। तो गोल्ड अपने इस वक्त अच्छा है निवेश करने के लिए, 15-20% रखिए अपने पोर्टफोलियो में। ये आपने अच्छी टिप्स दी। वैसे मैं पूछने ही वाला था क्योंकि हमारा जो आखिरी सेगमेंट है उसका वक्त हो गया है, जिसका नाम है क्लोजिंग बेल। उससे पहले आप दोनों कुछ अगर टिप्स देना चाहें नए निवेशकों को आखिर में तो प्लीज़। मेरी तरफ से तो यही टिप है कि अच्छे स्टॉक में पैसा लगाएं, उस कंपनी में पैसा लगाएं जिसके अंदर कैश आ रहा हो, कैश विजिबल हो। जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगाना। बेशक अभी जो रिसेंटली कुछ IPOs आए थे, लॉस मेकिंग कंपनियाँ लिस्ट हुई हैं, 70-80% तक का पैसा लोगों का डुबा दिया है। तो हमें जो है विंड के साथ नहीं चलना, हवा के साथ नहीं चलना है, अपना दिमाग लगाना है, अपने एनालिस्ट से बात करना है और प्रॉफिटेबल कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं तो। और टीना? तो मैं यही कहूँगी कि जिसका काम उसी को साजे। अगर आपके पास टाइम है, रिसर्च कर सकते हो तो स्टॉक चुन लेना, सेक्टर्स चुन लेना। अगर नहीं है टाइम तो ऐसे अंधाधुन पैसा नहीं लगाना है। फंड मैनेजर्स बैठे हैं मार्केट में जो इनका काम ही है फंड्स को आइडेंटिफाई करना, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना। तो SIP में SIP को मैं कहना चाहूँगी कि SIP के थ्रू फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स मार्केट में जाएँ, एकदम स्टॉक मार्केट में ना डाइव करें। तो मेरा यही आंसर है, SIP। खुद कोई करना चाहे उसके लिए क्या जगह हो सकती है जहाँ वो थोड़ी पढ़ाई लिखाई, थोड़ी समझ पैदा कर सके इस बारे में? खुद के लिए काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी आजकल तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो आपको बता रहे हैं। एक इनफैक्ट जो आजकल ब्रोकर्स हैं, ये ग्रो है, ज़ीरोदा है, इनके काफ़ी कोर्सेज भी हैं। ये ऑनलाइन आपको कोर्सेज भी देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनफैक्ट मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ, यंगस्टर्स हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हैं और फिर उन्होंने स्टॉक्स या फिर SIP में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो थोड़ा वक्त निकालने की ज़रूरत है, थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कुछ बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हैं जो कि रेगुलर वीडियोस डालते हैं अपने चैनल के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि एजुकेशनल होती हैं। तो अगर आपके पास कोई बड़ा ब्रोकर है, नहीं भी है तो आप कोई भी बड़े ब्रोकर की यूट्यूब चैनल पे जाइए और चेक कीजिए, वो रेगुलर अपडेट्स डालते हैं, एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं, तो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो मार्केट से पैसा कमाना कोई लॉटरी जीतने ऐसा नहीं है, बल्कि पढ़ाई लिखाई अभ्यास की ज़रूरत है, जैसे किसी भी और चीज़ में होती है। आखिरी सेगमेंट क्लोजिंग बेल, आप दोनों का स्वागत। बताइए अगले हफ्ते किन बातों पर नज़र रखें? अगले हफ्ते नंबर 1 सबसे बड़ा जो है Q4 रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो जो Q4 रिजल्ट्स हैं, सबसे पहले TCS चौथी तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहले जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो इंडिया की नंबर 2 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद अप्रैल 13 को इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि जो सेल्स और प्रॉफिट है वो डबल डिजिट में आ सकती है इस क्वार्टर के अंदर। वाह। और
उसके अलावा जो है आप क्रूड ऑयल पे नज़र बनाए रखें, क्योंकि अभी भी वो 100 के ऊपर चल रहा है। उसकी वजह से जो है आपके पेट्रोल डीजल के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, और अगर ये स्थिर रहेंगे, इसी लेवल पे रहेंगे, तो कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आगे मार्केट को भी इफेक्ट करेंगे। पूरी सप्लाई चेन इससे ज़रूर प्रभावित होगी। नितिन, आरबीआई ने इन्फ्लेशन रेट 4.5 से बढ़ाकर 5.7 रेट अनाउंस कर दिए मॉनेटरी पॉलिसी में। तो हमने इस हफ्ते देखा ही है कि नींबू के प्राइस कितने बढ़ गए हैं, 350 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है। तो आपकी जो एक किचन का जो बजट होता है ना, वो काफ़ी डगमगा जाएगा। तो सलाह यही है कि थोड़ा संभल के चलिए, फालतू खर्च मत करिए और अपने पैसे को बचा के चलिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इन्फ्लेशन कैसे पैन आउट होने वाला है। हो सकता है कि आपकी जो थाली है वो और महंगी हो जाए। तो सलाह है, संभल के चलिए। नींबू की आपने बात की, दुखती रग है बहुत सारे लोगों की, और रेट तो वाकई ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट छोड़ो, नींबू ही बेचना शुरू कर दो। अच्छे रिटर्न है नींबू में। खैर, मजाक की बात एक तरफ, लेकिन टीना ने बहुत कीमती सलाह दी है। अभी फिलहाल पैसा थोड़ा सा रोक के रखने की ज़रूरत है, और जैसा कि दोनों ही हमारे एक्सपर्ट आज कह रहे थे कि अगर मार्केट में आना है और अच्छा वक्त है, कभी भी आ सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं, या थोड़ी पढ़ाई लिखाई ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नितिन। थैंक यू। ये था इस हफ्ते का मनी मैनेजर। कोशिश की हमने ये बताने की कि जो अभी मार्केट चल रहा है उसमें आपकी चाल कैसी हो, और जो नए लोग हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, वो किस तरफ फोकस करें। कैसा लगा आज का शो बताइएगा radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप कीजिएगा 9953323303 पर। बताएं कि अगली बार हम किस पर बात करें। तो अगले शनिवार फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए टीना को, राहुल को, हमारे साउंड इंजीनियर कपिल देव सिंह को, और मुझे यानी नितिन ठाकुर को। सुनते रहिए आज तक रेडियो। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ।